हेलो बेटा। बेटा आगे नेक्स्ट जो आज मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्वेश्चन का नाम है दैट वन इज डी ब्रोगली इक्वेशंस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक है। दैट वन इज डी ब्रोगली इक्वेशंस, ठीक है। इसके हम डेरिवेशंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मैं पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन आपको बताऊं इसका। तो बेटा डी ब्रोगली एक फ्रांस का फिजिक्स था, ठीक है। उसने एक जो दो थ्योरी दी गई थी, एक हमने पीछे थ्योरी पढ़ी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है, और एक आइंस्टाइन मास इक्वेशन जो है, आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दी थी, रिलेशन दिया था मास और एनर्जी के बीच का। तो उन दोनों इक्वेशंस को, उन दोनों थ्योरीज को मिलाकर उसने एक इक्वेशन दी थी जिसको डी ब्रोगली इक्वेशंस का नाम दिया गया था। उसी की डेरिवेशन हम आज पढ़ेंगे। उसने क्या सजेस्ट किया था, उसने बताया था कि जो हमारे पास मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं, मटेरियल पार्टिकल्स जैसे मटेरियल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, न्यूट्रॉन्स हो गए, एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, या फिर स्टोन, या फिर बॉल जो होती है हमारे पास, बॉल चाहे वो माइक्रोस्कोपिक ले लो, माइक्रोस्कोपी मतलब जो बिल्कुल स्मॉल साइज के होते हैं, ठीक है, और या फिर हम ले लो मैक्रोस्कोपिक जो लार्ज साइज के होते हैं। उसने कहा था कि जो मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं जब ये मूव करते हैं, हाई स्पीड में मूव करेंगे, जब ये मोशन में होंगे तो मोशन में होने पर ये ड्यूल नेचर शो करेंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग, डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग ये था कि मूविंग पार्टिकल शो द ड्यूल नेचर। ड्यूल नेचर का मतलब कि वो वेव नेचर भी शो करेंगे और पार्टिकल नेचर भी शो करेंगे। उसका वेव नेचर भी होता है, दो नेचर हम पढ़ते हैं इसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, जिसको हम ड्यूल नेचर ऑफ मैटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है व्हाट इज ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, तो हम बोलेंगे कि मटेरियल पार्टिकल्स शो बोथ नेचर, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर और मैटर नेचर, ठीक है, जो कि डी ब्रोगली ने कहा था, ठीक है। तो उसने ये सजेस्ट किया था कि जो हमारे पास मूविंग पार्टिकल होगी, मतलब कोई चीज जब मूव कर रही होगी, चाहे वो इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो प्रोटॉन है, चाहे वो एटम्स हैं, ठीक है, चाहे वो हमारे पास कोई एक बॉल ले लो आप, ठीक है, बॉल लार्ज साइज का, मतलब चाहे वो माइक्रोस्कोपिक है या मैक्रोस्कोपिक है, जब वो मोशन में होंगे, जब वो मूव कर रहे होंगे, तो मोशन में इन सारे पार्टिकल्स का दो तरह का नेचर होगा, दैट इज वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल्स नेचर, एज वेल एज पार्टिकल नेचर। उसका पार्टिकल नेचर भी आपके पास आता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, ड्यूल नेचर ऑफ, इसको हम बोलेंगे दैट इज ड्यूल नेचर, ड्यूल मतलब दोहरा नेचर, ठीक है, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, इसको मैटर का ड्यूल नेचर बोलते हैं, ठीक है, जो कि डी ब्रोगली ने कहा था, ठीक है। उसने एक इक्वेशन दी थी दैट वन इज कॉल्ड डी ब्रोगली इक्वेशन। तो डी ब्रोगली इक्वेशन की जो डेरिवेशन थी वो कैसे की गई थी, ठीक है। तो आगे मैं इसको दैट वन इज कॉल्ड ड्यूल नेचर, तो उसने कहा था कि पार्टिकल्स का वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है, ठीक है। तो इसी नेचर्स को बताने के लिए उसने एक इक्वेशन दैट वन इज कॉल्ड इक्वेशन दी थी जिसको हमने डी ब्रोगली इक्वेशन कहा था। इस डी ब्रोगली इक्वेशन की डेरिवेशंस की बात करें, डेराइव करने की बात करें, तो उसने दो थ्योरी हमने पढ़ी थी अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, दैट इज अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। बेटा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हमने पीछे ली, दैट इज क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि उसने कहा था कि जो ब्लैक बॉडी होती हैं वो गुड एब्जॉर्बर एंड गुड एमिटर ऑफ रेडिएशंस होती हैं। तो उसमें जो रेडिएशन एमिट करती हैं, रेडिएशन मतलब जो रेज बार की तरफ जो निकलती हैं, उसमें से जो रेज पार्टिकल्स निकलेंगी, तो रेडिएशन जो निकलती हैं वो एमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, कंटिन्यूसली एमिट नहीं करता। मतलब कोई एक ब्लैक बॉडी है, ठीक है, उसमें जो रेडिएशन बार की तरफ निकलेंगी, ठीक है, वो रेडिएशन जो है वो कंटिन्यूसली एमिट नहीं करती हैं, वो डिसकंटिन्यूसली एमिट होंगी या एब्जॉर्ब होंगी, ठीक है। डिसकंटिन्यूस का मतलब कि एक बार कम पैकेट में, मतलब पैकेट की फॉर्म में, एक पैकेट की फॉर्म में, पैकेट दैट इज पैकेट की फॉर्म में डिसकंटिन्यूसली वो अब्सॉर्ब करेगा या फिर एमिट करेगा, ठीक है। और उस पैकेट को हम बोलते हैं दैट इज पैकेट ऑफ, जिस एनर्जी के पैकेट में वो उसको अब्सॉर्ब या इवॉल्व कर रही है, बाहर तब निकाल रही है, दैट पैकेट इज कॉल्ड फोटोन। उसको फोटोन का नाम दिया था, फोटोन, दैट इज इन केस ऑफ लाइट के केस में उसको हमने फोटोन बोला, ठीक है, और बाकी के केस में हम उसको बोलते हैं क्वांटा, दैट वन इज कॉल्ड क्वांटा, ठीक है। तो ये था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो हमारे पास थी, एनर्जी जो है, किसी एक एनर्जी मतलब रेडिएशन जो है वो एमिट या ऑब्जॉर्ब की जाती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, ठीक है, एंड दैट पैकेट इज दैट वन इज वी कैन से दैट एनर्जी एमिट एंड ऑब्जॉर्ब इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर मुझे हटाना है तो मैं एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेता हूं जिसको मैं एच बोलता हूं। एच लिया हमने तो एच को हम बोलेंगे दैट इज बियर एच इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट,
एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ये एच जो है वो आपका प्लैंक्स कांस्टेंट आपके पास आ जाता है, इसको हम प्लैंक्स कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। जिसकी वैल्यू याद रखना है, प्लैंक्स कांस्टेंट एच की वैल्यू हमारे पास होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये इक्वेशन प्लैंक्स ने दी थी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हमारे पास आई थी कि एनर्जी जो है वो इज ऑलवेज इक्वल टू एच म्यू, एनर्जी एच म्यू के इक्वल है, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन को अगर फर्स्ट नाम दे दें, ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट आ रही है आपके पास, ठीक है। दूसरा हमारे पास था दैट इज अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग क्या था, आइंस्टाइन ने भी एनर्जी और मास के बीच का एक रिलेशन दिया था। उसने कहा था कि किसी एक ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा मास होगा, मास क्या होता है बेटा, मास होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर, मैटर की जितनी वो उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो उसका मास कहलाता है, ठीक है। तो किसी आइंस्टाइन ने कहा था कि जिस सब्सटेंस का जितना ज्यादा मास होगा उसमें से एनर्जी उतनी ज्यादा निकलेगी, ठीक है। दैट इज अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू mc स्क्वायर, दैट इज मतलब एनर्जी जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पर सी हम एक कांस्टेंट ले रहे हैं, सी इज कॉल्ड वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेयर सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है आपके पास, ठीक है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये आइंस्टाइन की इक्वेशन थी, आइंस्टाइन के इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये आता है दैट इज E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हमारे पास इन दोनों इक्वेशंस में ये किसी एक मैटर की एनर्जी के बारे में बात की हुई है। अगर हम दोनों को मिला दें, अगर हम दोनों इक्वेशंस को मिलाया जाए तो हमारे पास क्या बनेगा, दैट इज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दैट इज वी कंसीडर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड से क्या बनेगा हमारे पास, दैट इज वी कैन से दैट एच म्यू इज इक्वल टू mc स्क्वायर, एच म्यू जो वो mc स्क्वायर के इक्वल आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो एच म्यू जो है वो आपके पास mc स्क्वायर है, ठीक है। तो यहां से अगर मुझे म्यू की वैल्यू, अगर म्यू जो है म्यू आपके पास क्या होता है, दैट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, दैट इज एच इंटू सी अपॉन लेमडा, इसकी जगह मैं सी अपॉन लेमडा पुट कर सकता हूँ। सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, एंड लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है, ठीक है, दैट इज mc स्क्वायर। यहां से एक c से एक c कैंसिल हो जाएगा, तो वी कैन गेट दैट वन इज वी कैन गेट दैट इज h अपॉन लेमडा इज इक्वल टू mc के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और यहां से मैं अगर इसको कैलकुलेट करूं तो कैलकुलेट करके हमारे पास रिजल्ट क्या बन जाएगा, दैट वन इज, इसको मैं लिख सकता हूं दैट इज वी कैन राइट इट एज, ये नीचे करके लिख रहा हूं, दैट इज लेमडा को मैं अगर ऊपर लेके चला गया, वेवलेंथ इज इक्वल टू mc, नीचे आ जाएगा तो h अपॉन mc बन जाएगा आपके पास, h अपॉन mc, ठीक है। तो यहां से आपके पास लेमडा इज इक्वल टू वेवलेंथ जो h अपॉन mc के इक्वल आ रही है, ठीक है। वेयर m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेयर c कैन बी चेंज विद v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से इसको मैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से इसको डिस्प्लेस कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं। तो वी गेट द रिलेशन दैट इज लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन mb, ठीक है, एंड दैट इज द इक्वेशंस, दैट वन इज कॉल्ड डी ब्रोगली इक्वेशंस, ठीक है। तो h अपॉन mb आपके पास आ गया। अब यहां पर mb क्या है बेटा, मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम, दैट इज p इज द मोमेंटम, दैट वन इज मोमेंटम। ये हमारे पास मोमेंटम बनता है, मोमेंटम जो होता है वो हमारे पास मास इनटू वेलोसिटी हमारे पास आता है, ठीक है। तो यहां से हम इसको पुट कर सकते हैं, दैट इज वी कैन से दैट वेवलेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू h अपॉन p के इक्वल आपके पास आ जाएगा। तो वी कैन राइट इट एट दैट वेवलेंथ इज ऑलवेज, वेवलेंथ दैट इज लेमडा, वेवलेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू h अपॉन p, ठीक है। तो यहां से हमारे पास बन रहा है दैट इज, इस रिलेशन को मैं लिखूं तो p हमारे पास मोमेंटम इसके इक्वल है, दैट इज h अपॉन लेमडा के इक्वल, ऐसे भी लिख सकता हूं इसको, ठीक है। p मोमेंटम इज इक्वल टू h अपॉन लेमडा। तो हम बोल सकते हैं कि जो मोमेंटम ऑफ मूविंग पार्टिकल्स है, दैट इज मोमेंटम ऑफ मूविंग पार्टिकल्स, दैट इज मोमेंटम ऑफ मूविंग पार्टिकल्स। तो मूविंग पार्टिकल्स का जो मोमेंटम होगा, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी होगा, वो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, वो वेवलेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, वेवलेंथ की। तो यहां से मैं इसकी कंक्लूज करके बात बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। एक हमारे पास अगर इसी रिलेशंस को अगर हम इस फॉर्म में लिखें कि दैट इज वी कैन राइट इट एज, हमारे पास एक स्टेप बन सकता है कि अगर हम इसमें मान लेते हैं कि दैट इज, अगर बॉडी जो m मास इलेक्ट्रॉन मास का जो आपके पास m मास जो इलेक्ट्रॉन का है उस पार्टिकल्स का मान ले कि दैट इज लेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ, इसके लिए रिलेशन को हम ऐसे लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मास m, ठीक है, इज, वो काइनेटिक एनर्जी में E के से रिप्रेजेंट कर देता हूं, E के,
काइनेटिक एनर्जी के लिए काइनेटिक एनर्जी का सिंबल लगा दिया, ठीक है। तो हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू दैट इज हाफ mv स्क्वायर, वो हाफ mv स्क्वायर की इक्वल आपको हमारे पास आती है, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा रिलेशन को ड्राइव कर रहा हूँ यहाँ सेटिंग से, तो आप ये देखोगे ध्यान से, दैट इज ई के इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। तो ई के की अगर मैं वैल्यू निकालू तो यहाँ से 2 इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू ई के, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर दे तो मेरे पास रिलेशन क्या बन जाएगा, दैट इज 2ek, दैट इज 2ek इज इक्वल टू 2ek, दैट इज e के m, मैंने m से यहां भी मल्टीप्लाई कर दिया और m से यहां मल्टीप्लाई किया तो m स्क्वायर v स्क्वायर हमारे पास आ गया। और अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेता हूं या स्क्वायर निकालने के लिए अगर मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूं तो स्क्वायर रूट लेने पर हमारे पास क्या बन जाएगा, 2ek, ek इज द काइनेटिक एनर्जी, m स्क्वायर रूट, ठीक है, इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो हमने क्या निकाला कि mb की वैल्यू हमारे पास इसके इक्वल आएगी, ठीक है। तो यहां से हम इस रिलेशन को अगर हम पुट कर दें तो हमारे पास क्या बनेगी इक्वेशन, दैट वन इज, इसको हम कर सकते हैं, दैट वन इज वी कैन राइट इट एज दैट इज फ्रॉम इक्वेशन दिस, ठीक है। तो इस इक्वेशन से हमारे पास क्या बनेगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन आपके पास दी हुई है इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास आएगी दैट इज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या बनेगा हमारे पास, दैट इज वेवलेंथ इज इक्वल टू h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू ई, दैट इज काइनेटिक एनर्जीज, ठीक है, इंटू दैट वन इज मास, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं, एक रिलेशन हमारे पास ये आया था एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है, दैट इज लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन 2ek, स्क्वायर रूट ऑफ 2ek m। तो ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी, दैट वन इज सेकंड इक्वेशन नाम दे दो, इसको हम दे देते हैं थर्ड इक्वेशन नाम, ठीक है। थर्ड इक्वेशन हमारे पास बन जाती है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास अगर इन इक्वेशन से हम अगर बात कंक्लूजन निकालें तो डी ब्रोगली इक्वेशन से हमारे पास क्या कंक्लूजन निकलता है, दैट इज कंक्लूजन। अगर हम कंक्लूजन करें तो कंक्लूजन क्या निकलेगा यहां से, ठीक है। अगर हम समराइज करें बात को तो यहां से अगर हम देखें तो हमारे पास वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ किसकी होती है बेटा, वेव्स, जो कि लाइट जैसे रेडिएशन जो होती है जो वेव्स की फॉर्म में मूव करती है, ठीक है। तो वेवलेंथ जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हो रही है, तो वेवलेंथ अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है तो इसका मतलब अगर मास जितना कम है वेवलेंथ उतनी ज्यादा है, मतलब जिस पार्टिकल्स का मास जितना कम होगा उसका वेव नेचर उतना ज्यादा होगा, और जिस पार्टिकल्स का मास जितना ज्यादा होगा उसका वेव नेचर उतना ही कम होगा। तो मूविंग पार्टिकल्स में यहां से कंक्लूजन करके निकालेंगे कि लाइटर पार्टिकल्स, दैट इज लाइटर पार्टिकल्स, लाइटर मतलब हल्के जो होते हैं, ठीक है, लाइटर हल्के पार्टिकल्स, ठीक है, लाइटर मतलब लाइटर पार्टिकल्स, मैं यहां पर कंक्लूड कर रहा हूं, लाइटर पार्टिकल्स हैव, दैट इज लाइटर पार्टिकल्स, और लाइटर पार्टिकल लिख लो, लाइटर पार्टिकल्स ग्रेटर इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। डी ब्रोगली वेवलेंथ उसकी ज्यादा होगी, ठीक है। जितना ज्यादा या वेलोसिटी बोलो, वेवलेंथ बोलो, जितना हमारे पास हल्का पार्टिकल होगा, ठीक है, उसकी वेवलेंथ उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। जितना आपके पास लाइटर पार्टिकल मास जितना कम है वेवलेंथ उतनी ज्यादा है, ठीक है। तो ग्रेटर इज द, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ग्रेटर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ग्रेटर इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। दूसरा हमारे पास बोल सकते हैं कि अगर कोई बॉडी, अब वेलोसिटी भी वेवलेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर वेलोसिटी ज्यादा है दैट इज फास्टर मूव, द फास्टर इज द, मैं ऐसे लिख रहा हूं कि फास्टर द पार्टिकल मूव, अगर पार्टिकल फास्ट मूव करता है, ठीक है, स्मॉलर इट्स वेवलेंथ, तो वेवलेंथ उतनी कम होगी इसकी, हमारे पास वेवलेंथ जो है वो दैट वन इज स्मॉलर इट्स वेवलेंथ उतनी ही इसकी स्मॉलर आएगी। तो हम ये हम जो डेरिवेशन है यहाँ से कंक्लूड करके बात को निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है मास के और वेलोसिटी के, ठीक है। तो यहां से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज और निकाल सकते हैं कि जो डी ब्रोगली इक्वेशन जो है वो दैट वन इज डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो इंडिपेंडेंट कर रही है नेचर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो इसका ये भी हम याद रखें कि दैट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज नेचर ऑफ पार्टिकल्स के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है, नेचर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। और मेन पोस्टुलेट्स ये है कि हमारे पास कि मूविंग पार्टिकल्स की, मतलब इसके डी ब्रोगली इक्वेशंस की अगर हम बात करें तो वेवलेंथ किन पार्टिकल्स की होती है, जिनका मास जितना कम होगा, मतलब ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल है, और मास जितना ज्यादा आता जाएगा वेवलेंथ उतनी कम होती जाएगी, क्योंकि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है बेटा ये, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं इट इज एप्लीकेबल ओनली, मैं यहां पर सीधा लिख सकता हूं कि एप्लीकेबल, दैट इज डी ब्रोगली इक्वेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक
यहाँ पर मैं इसे लिख सकता हूँ दैट इज फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, ठीक है, एंड हैज नो सिग्निफिकेंस फॉर मैक्रो मतलब जो स्लॉट साइज की मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ये हमारे पास इस इक्वेशन डी ब्रोगली इक्वेशन से यहाँ पर कंक्लूजन आपके पास निकलता है, ठीक है। तो ये दैट वन इज द डी ब्रोगली इक्वेशंस। अब यहाँ पर एक मैं मेन पॉइंट बेटा और बता रहा हूँ आपको कि हमने पीछे बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ा, तो बोहर एटॉमिक मॉडल में हमने एक पोस्टुलेट पढ़ा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है किसी एक सर्कुलर पाथ में, ठीक है, तो दैट वन इज जिस सर्कुलर पाथ में वो रिवॉल्व करेगा उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2π का, ठीक है। तो हमने बोहर पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग पढ़ा, तो बोहर का जो ये पोस्टुलेट है, बोहर जो पोस्टुलेट्स है, ठीक है, उसको बोहर थ्योरी जो है इस पोस्टुलेट्स को हम डिराइव कर सकते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन से, ठीक है। मैं ऐसे लिख सकता हूं कि बोहर थ्योरी वर्सेस, ठीक है, डी ब्रोगली इक्वेशंस, ठीक है। मतलब डी ब्रोगली की जो इक्वेशन थी वो एक पोस्टुलेट जो बोहर थ्योरी में बताया गया था उसको ये डिराइव करने के लिए हेल्पफुल थी, ऐसे बोल सकता हूं। और कौन सा पोस्टुलेट कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली थ्योरी दैट वन इज MBR, दैट इज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, ये हमने पढ़ा था पीछे रिलेशंस में, ठीक है। तो इसको दैट रिलेशंस कैन बी ड्राइव्ड विद द हेल्प ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशंस। अब कैसे ड्राइव कर सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास अगर हम मान लेते हैं, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ इसको कि अगर हमारे पास ऐसे कोई एटम है, जैसे मैं यहाँ पर ड्राइव कर रहा हूँ कि जिसका आपके पास न्यूक्लियस हमारे पास आ गया, ये ठीक है, एटम में न्यूक्लियस आपके पास बन गया, ठीक है, और ये इसका सर्कुलर पाथ में यहाँ शो कर देता हूँ, ऐसा सर्कुलर पाथ है आपके पास, ठीक है। इस सर्कुलर पाथ में अगर कोई इलेक्ट्रॉन मान ली यहाँ पर है और इलेक्ट्रॉन्स का अगर वेव नेचर है, तो वेव्स कैसे मूव करती है बेटा, ऐसे मूव करेगी जिग जैग मोशन में, ऐसे ऊपर और नीचे, ठीक है। तो वेव जिग जैग मोशन में मूव करती है, जिसकी पीछे हमने पढ़ा कि वेव्स की क्रेस्ट और ट्रफ बनती है। तो अगर वो जिग जैग मोशन में ऐसे मूव करेगी तो ऐसे चलेगी वो। थोड़ा मैं इसको सेकंड से बना देता हूँ, दैट वन इज, इसको ऐसे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस सर्कुलर पाथ में ऐसे वेव नेचर का होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है, तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि वो इस तरह से वेव की फॉर्म में ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे आएगा हमारे पास, ठीक है। तो वेव्स की फॉर्म में ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर अगर हम वेव्स की बात करें, वेव्स आपको पता है, मैंने बताया कि वेव्स ऐसे मूव करती है जिगजैग मोशन में, अप क्रस्ट एंड ट्रफ, ठीक है, ऐसे बनती है वेव का जिगजैग मोशन, ऐसे बनता है ऊपर के लिए, ठीक है। तो ऊपर वाला जो ऊपर का ये वाला पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, ये हमारे पास आती है इसकी क्रेस्ट, ठीक है। और नीचे का जो आपका बनता है दैट इज कॉल्ड ट्रफ, ठीक है, उसको हम ट्रफ बोलते हैं, ठीक है। और एक क्रेस्ट और ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं दैट वन इज कॉल्ड इट्स वेवलेंथ, उसको हम उसकी वेवलेंथ बोलेंगे, ठीक है। तो वेवलेंथ जो है वो दो क्रस्ट के बीच की, क्रस्ट और ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को, दैट इज एक क्रस्ट से लेकर एक ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट वन इज कॉल्ड इट्स वेवलेंथ, ठीक है। तो हमारे पास ये जो इसकी टोटल वेवलेंथ बन रही है, मतलब एन नंबर ऑफ वेवलेंथ जो आपका बनेगी इसके बीच में, वेव्स को मूव कर रहा है, वो किसके इक्वल होगी, वो हमारे पास, अगर हम सर्कल की बात करें तो मैथ में पढ़ा होगा कि मैथ्स में ये सर्कल का ये वाला आउटसाइड वाला पोर्शन होता है, इसको बोलते हैं इसकी सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो हमारे पास सर्कमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 2πr, ये तो पता ही है, ठीक है, 2πr इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो ये टोटल डिस्टेंस जो आपके पास बन रही है वो किसके इक्वल होगी, वो हमारे पास होगी इसकी वेवलेंथ की, ठीक है। और वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ हमारे पास आएगी दैट इज इक्वल टू 2πr इज इक्वल टू वेवलेंथ लेमडा, ठीक है। अभी इसकी मान लिया कि इसमें n नंबर ऑफ वेवलेंथ बन रही है, 1 2 इस तरह से n नंबर ऑफ वेवलेंथ बन रही है, तो n लेमडा के इक्वल आपके पास आ जाएगा ये, ठीक है। तो इसमें अगर हम इसको ड्राइव करें तो ड्राइव करके हमारे पास स्टेप क्या बनेगा, इसकी डेरिवेशन थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको डेराइव करूं तो मेरे पास आ जाएगा दैट इज लेमडा की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो लेमडा किसके इक्वल आएगा, दैट इज लेमडा कैन बी रिटन एज तो लेमडा को मैं इस तरह से शो कर सकता हूं, दैट इज लेमडा कैन बी रिटन एज 2πr/n के इक्वल, मतलब n इस साथ जाकर डिवाइड हो जाएगा आपके पास, ठीक है। दैट इज 2πr/n आपके पास इसकी वैल्यू हमारे पास बन जाएगी इसकी, ठीक है, 2πr/n, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, लेमडा की वैल्यू निकाल दी, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट बन गई, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दैट इज अकॉर्डिंग टू, ये लिख देता हूँ दैट इज अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इक्वेशन। अब डी ब्रोगली इक्वेशन अप्लाई कर दो, दैट इज डी ब्रोगली
इक्वेशंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इक्वेशंस। तो डी ब्रोगली इक्वेशंस के अकॉर्डिंग क्या बनेगा हमारे पास, डी ब्रोगली इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने लिखा लेमडा इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी, वो हमारे पास एच अपॉन एम बी आपका बनता है। ये इक्वेशन मैंने सेकंड ले लिया अपने, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दैट इज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड से हमारे पास क्या बना, मैं यहाँ पर ऊपर कर रहा हूँ इसको, यहाँ देख लो ध्यान से, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो हमारे पास बन रहा है दैट इज इक्वल टू, वी कैन राइट इट एज एच अपॉन एम बी। ये एच अपॉन एम बी जो है दैट इज एच अपॉन एम बी इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन एन के इक्वल आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली कैलकुलेट करना हमें, ठीक है। तो मैथमेटिकली अगर हम कैलकुलेट करें तो देखो हमारे पास इस आर को मैं इस साइड लेके आ जाता हूं, मेरे पास क्या बन जाएगा एच अपॉन एम वी आर इज इक्वल टू, और हमारे पास बन जाएगा 2 पाई अपॉन एन बन जाएगा। थोड़ा सा ब्रीफ करके बता रहा हूं इसको, अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो रेसिप्रोकल करने पर क्या होगा, और एच को इस साइड लेके आ जाओ तो क्या बनेगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा एम बी आर इज इक्वल टू, ये एच साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, और रेसिप्रोकल करके ये एम बी आर ऊपर लेके जा रहा हूँ ना, इसको थोड़ा और ब्रीफ कर देता हूँ। अगर मैथमेटिकली किसी की प्रॉब्लम है तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि एम बी आर 1 अपॉन एम बी आर इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन एन एच। पहले मैं एच को इस साइड लेके आया तो वो एच जो है वो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो एन एच आ जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एम बी आर रेसिप्रोकल करूंगा तो ये ऊपर बन जाएगा दैट इज एन एच अपॉन 2 पाई हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो यही रिलेशन हमारे पास आता है कि दैट इज एंगुलर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। ये हमारे पास बोहर का पोस्टुलेट था जो कि डी ब्रोगली इक्वेशंस के हेल्प से हम इसको डेराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हमारे पास एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू, दैट इज फ्रॉम दिस वी कैन विद द हेल्प ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशंस वी कैन डेराइव द डी ब्रोगली बोहर्स कंसेप्ट्स। बोहर कंसेप्ट्स का ये मतलब सेटिस्फाई कर रहा था उसको, ठीक है। तो दैट वन इज द डी ब्रोगली इक्वेशंस, ठीक है, इट्स कंक्लूजन्स एंड दैट इज बोहर्स थ्योरी वर्सेस डी ब्रोगली इक्वेशन। तो इसकी हम डेरिवेशन इस तरह शो कर सकते हैं। तो आगे बेटा मैं एक न्यूमेरिकल करवा रहा हूं आपको। यस बेटा, तो जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है, कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग एट 1% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट जो उसके 1% स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, ठीक है। तो इजी न्यूमेरिकल है, जैसे हम कैसे करेंगे इसको, तो ध्यान से देखो यहाँ पर कि हमें बोला हुआ कि डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल के बताओ। तो अभी मैंने रिलेशन निकाला कि डी ब्रोगली वेवलेंथ किसके इक्वल होती है, दैट इज लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन मास इनटू वेलोसिटी एम बी, ठीक है। हमारे पास आता है दैट इज एच इज इक्वल टू लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। इन क्वेश्चन में बस ये देखना है कि जो हमारे पास टर्म्स रिलेशन में यूज करने के लिए जो टर्म है क्या वो गिवन है या नहीं। तो यहाँ पर पहली बात है एच, एच आपको पता होना चाहिए दैट वन इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू मैंने अभी आपको बताई, याद कर लो इसको, 6.626, दैट वन इज 6.626 इंटू 10 रेज की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, यूनिट भी याद रखनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आती है, ठीक है। एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हमारे पास बोला हुआ है वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आप पढ़ो। ये कुछ एक टर्म्स है जो कि याद रखनी है आपको जी, कुछ एक रिलेशंस हैं, ये वैल्यूज है जो कि आपको याद रखनी है, ठीक है, जिसकी हेल्प से आप न्यूमेरिकल कर सकते हो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास होता है 9.1 इंटू 10 रेज की पावर माइनस 31 किलोग्राम, ठीक है। किलोग्राम में हम लेते हैं, इसको ग्राम में लेना हो तो हमारे पास तो उतना आप 27 तक आ जाएगा, 28 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास बोलिए दैट इज वी हमें वेलोसिटी के लिए बोला हो कि 1% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, मतलब 1% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट दैट इज सी, ठीक है। याद रखोगे जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, यहाँ लिख रहा हूँ स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज इक्वल टू, ये वैल्यू याद रखोगे 3 इंटू 10 रेज की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, दैट इज 3 इंटू 10 रेज की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट हमारे पास आती है, ठीक है। तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट हमें निकालनी है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट ऐसे लिखूं इज इक्वल टू 1%, 1% मतलब 1/100 इंटू 10 रेज की पावर कितना, सॉरी इंटू 3 इंटू 10 रेज की पावर कितना आ जाएगा आपके पास, 3 इंटू 10 रेज की पावर हमारे पास बन जाएगा 8, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये बन जाएगा 3 इंटू 10 रेज की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फिर इसके बाद हमें बोला हुआ है दैट वन इज, यहाँ ऊपर कर रहा हूँ इसको कि दैट वन इज फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दो, दैट इज वेवलेंथ इज इक्वल टू एच, एच इज 6.626 इंटू 10 रेज की पावर माइनस 34, ठीक है। और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 रेज की पावर माइनस के 31, ठीक है। और साथ में आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट दैट इज 3 इंटू 10 रेज की पावर 6 हमारे पास आ जाएगा, 3 इंटू 10 रेज की पावर
6 हमारे पास बन जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसको अगर हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये 10 रेज की पावर जो इनको अलग करके लिख लिया करो। जैसे 6.626 है, ठीक है, अपॉन में मेरे पास आ गया 9.1 है, ठीक है, और ये 3 है। हमारे पास जो नॉन जीरो वाली टर्म्स उनको अलग कर लिया, और यहाँ पर हमारे पास 10 रेज की पावर -34 है। बेस इक्वल और दो के बेस इक्वल और अगर सब्ट्रैक्ट डिवाइड हो रहे हैं तब पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड हो जाती है। तो ये तो आपको पता ही होगा। तो मैं यहाँ पर करूँ कि अगर ये बेस इक्वल और आपके पास अगर 10 रेज की पावर -31 है तो 10 रेज की पावर 6 है, तो ये क्या बन जाएगा 10 रेज की पावर -31 प्लस दैट इज प्लस 6 हो जाएगा। मतलब इतना तो कैलकुलेट आप कर ही सकते हो, 31 प्लस 6 कर लो आप इसको, ठीक है। और इसको अगर करना हो तो अब 10 रेज की पावर को अलग कर लो, जैसे 6 to 6 इंटू 10 रेज की पावर आप 3 कर लो इसको, दैट इज 10 रेज की पावर -3 कर दो इसको, ठीक है। और इसको आप कर दो 91 इंटू 3 इंटू 10 रेज की पावर -1 कर दो, क्योंकि यहाँ पर मैं 3 डिजिट है 1 2 3, तो 10 रेज की पावर -3 ऊपर कर दिया, ठीक है। और इसके बाद आप ऐसे कर लो कि 10 रेज की पावर माइनस, तो इन सारी पावर्स को 10 रेज की पावर को अगर आप करो, 10 रेज की पावर यहाँ पर बन जाएगा -34, ठीक है। तो माइनस के 31 अपॉन में आ जाएगा 10 रेज की पावर माइनस के 31 प्लस के 6, तो ये बन जाएगा आपके पास सब्ट्रैक्ट होकर माइनस के 25 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे कर लोगे आप, ठीक है। 25, ठीक है, 31 तभी बनेगा ना इसमें, ठीक है। तो आप इसमें देखो बेस इक्वल है, पावर ऐड कर दो, बेस और अगर डिवाइड होता है सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इसको कैलकुलेट करके यहाँ डिवाइड करके आप रिक्वायर्ड रिजल्ट निकाल दोगे और वो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। दैट वन इज, इसको मैं आंसर सीधा लिख रहा हूँ कि 2.427 इंटू 10 रेज की पावर माइनस के 10 मीटर। ये कैलकुलेट करने का तरीका बता रहा हूँ। 10 रेज की पावर को अलग कर लो और बाकी टर्म्स को, इसको आप जो नॉन जीरो वाली टर्म्स है उसको आप डिवाइड कर लो। इसको डिवाइड करके आपके पास डेसिमल के 1 प्लेस तक आप इसका रिजल्ट निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से करना है, ठीक है। इसी में जल्दी से मैं सेकंड क्वेश्चन बता देता हूँ आपको कि सेकंड क्वेश्चन दिया हमारे पास, उसमें बोला हुआ हमारे पास कि ए प्रोटॉन जिसका मास जो है वो दिया 1.66 इंटू 10 रेज की पावर -27 किलोग्राम, ठीक है, मूविंग विद द बिलो काइनेटिक एनर्जी। जहां पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है तो जिसको मैं ई के से लिख दूं या के ई से लिख दूं, दैट इज ई और के मैंने यहां लिख दिया, दैट इज 5 इंटू 10 रेज की पावर -27 जूल, ठीक है। इससे हमारे पास इस काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ये दी हुई है, ठीक है। और हमें बोला कि इसकी वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन निकाल के बता दो। वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन निकालने के लिए हमने एक रिलेशन और पढ़ा कि h/√/2 काइनेटिक एनर्जी इंटू मास, ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है। और हमारे पास वही चीज कि प्रोटॉन का मास जो है वो किसके इक्वल होता है, दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन। ये भी आपको याद रखना है, दैट इज 1.66। जैसे इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 रेज की पावर -31 था, तो इसका 1.66 इंटू 10 रेज की पावर ये -27, हाँ इतना आता है, ठीक है, दैट इज किलोग्राम। तो ये हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन हमारे पास बनता है। वैल्यूज को पुट कर दो तो लेमडा इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 रेज की पावर -34 आ जाएगा, और नीचे आपके पास बन जाएगा √2 इंटू काइनेटिक एनर्जी हमारे पास दी 5 इंटू 10 रेज की पावर -27, ठीक है, इंटू 1.66 इंटू 10 रेज की पावर -27, ठीक है। अब एक चीज आपको कैलकुलेट करके उसको वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 1.62 इंटू 10 रेज की पावर -7 मीटर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगी दैट इज वेवलेंथ ऑफ द प्रोटॉन्स, ठीक है। तो बेटा इस तरह से ये न्यूमेरिकल आपको करने हैं, ठीक है। तो बेटा ऐसे आपके पास, ओके बेटा, थैंक यू बेटा।